गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए देखिए बच्चों, क्लास 9 आपको दो चैप्टर पूरे किए गए और दोनों सवाल भी बताया गया। थर्ड चैप्टर आपका है परमाणु तथा अणु। ये चैप्टर शुरू किया जा रहा है, एटम एंड मॉलिक्यूल। ये चैप्टर है तीसरा आपका। तो आप लोग देखिए इसमें क्या क्या आपको पढ़ने हैं। परमाणु क्या होता है इसको पढ़ेंगे, और इस चैप्टर में आपको डाल्टन का परमाणु सिद्धांत पढ़ना है। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत एक टॉपिक ये है। इसके बाद बाकी रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पढ़ना है, तो अगले चैप्टर में है वो परमाणु संरचना, उसमें बताया जाएगा। इसमें आप ये पढ़ेंगे, अणु क्या होता है ये पढ़ेंगे, आयन क्या होता है ये पढ़ेंगे, और रासायनिक संयोग के नियम। रासायनिक संयोग के नियम में आपके सिलेबस में दो है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, और स्थिर अनुपात का नियम। दो ही आपको पढ़ाना है, स्थिर अनुपात का नियम। ये आप पढ़ लेंगे, इतना तो ये आपका कॉमन है, स्टार्टिंग में है। इसके बाद फिर आप पढ़ेंगे मूलानुपाती सूत्र, मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करना। फिर इसी में आपको बताया जाएगा मोल कॉन्सेप्ट, मोल संकल्पना, किस तरीके से किसमें कितने परमाणुओं की संख्या क्या होगी, उसका मोलर भार क्या होगा, इस तरीके का यहाँ पर कैलकुलेशन कराएंगे आपको इस टॉपिक में। फिर यौगिक के परमाणुओं से उनके सूत्र बनाना, इस तरीके से हम किसी के यौगिक का फार्मूला लिखते हैं संयोजकता विनिमय विधि से। तो उस तरीके का एक टॉपिक और है, इसमें इतना है। फिर इसमें रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे आपको, ये कंप्लीट हो जाएगा। तो चलें सबसे पहले हम बात करते हैं परमाणु की। परमाणु क्या है, होता क्या हाइड्रोथेसिस है, ये तो आपके सिलेबस की बात थी, हमने नोट किया था। चलिए अब आप लोग हेडिंग बनाइएगा परमाणु। परमाणु क्या होता है? वह सूक्ष्मतम अविभाज्य कण है जो रासायनिक क्रिया में भाग ले सकता है परंतु स्वतंत्र नहीं रह सकता। मेरी बात को ध्यान दीजिएगा। परमाणु वह सूक्ष्मतम अविभाज्य कण है जो रासायनिक क्रिया में सीधे भाग लेता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। जैसे हाइड्रोजन ये हुआ, ये आपका अकेले नहीं रह सकता। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सभी पारमाणविक अवस्था में हैं, ये कभी सिंगल नहीं रहेंगे क्योंकि इनके ऑक्टेट पूरे नहीं रहते। परमाणु हमेशा देखो ये द्विपरमाणु अवस्था है, ये सभी द्विपरमाणु की स्टेट में पाई जाती हैं। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के कारण द्विपरमाणु स्टेट में ज़्यादा स्थायित्व रहता है इनका। तो परमाणु हमने क्या कहा, वह सूक्ष्मतम अविभाज्य कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है परंतु रासायनिक क्रिया में भाग लेता है, उसे परमाणु कहते हैं। ठीक, अब देखो जो रासायनिक संयोग के नियम इसमें पढ़ने हैं, तो रासायनिक संयोग के नियम में क्या होता, हाँ और एक चीज देखो, परमाणु की प्रॉपर्टी क्या है, रासायनिक क्रिया में भाग लेता है, सूक्ष्मतम अविभाज्य कण है, और ज्यादा हम इसको नहीं छोटा कर सकते हैं, और क्या हो सकते हैं, यौगिक में उपस्थित परमाणुओं के गुण लगभग समान होते हैं। तो देखो रासायनिक संयोग के नियम, हेडिंग बनाइए रासायनिक संयोग के नियम। रासायनिक संयोग के नियम, इसमें फर्स्ट हमने क्या बताया था, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन लिख रहे हैं, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन।
द्रव्यमान संरक्षण का नियम। एक प्रयोग देखो, द्रव्यमान संरक्षण के नियम में ये कहा जाता है कि द्रव्यमान को उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, संरक्षित नहीं कर सकते हैं, बल्कि उसके रूप को हम बदल सकते हैं एक रूप से दूसरे रूप में। यही कॉन्सेप्ट एनर्जी का है। ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है, ना तो नष्ट की जा सकती है, बस एक रूप से दूसरे रूप में हम बदल सकते हैं। सेम वही कॉन्सेप्ट मास का भी है, ना तो क्रिएट कर सकते हैं, ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस क्या करेंगे, एक रूप से दूसरे रूप में हम परिवर्तन करेंगे। एक प्रयोग के आधार पे हम आपको बता रहे हैं। देखो, ये एक छोटा सा टुकड़ा है फास्फोरस का, ये फास्फोरस का टुकड़ा है, और मेरा एक उपकरण ये है, ये देखो, ये उपकरण है, इसको आप क्या बोलते हैं, ये गोल पेंदी का फ्लास्क है। एक उपकरण है, ये गोल पेंदी का फ्लास्क है। हम करेंगे क्या कि इन दोनों का वेट अलग अलग तौल लेंगे। फास्फोरस का द्रव्यमान कितना है उसको देख लेंगे, इस फ्लास्क का खाली द्रव्यमान कितना है इसको देख लेंगे, फिर इस फास्फोरस के टुकड़े को फ्लास्क के अंदर ट्रांसमिट कर देंगे, और फिर ये फ्लास्क के अंदर जब ट्रांसमिट हो गया, देखो सपोज दैट ये फ्लास्क के अंदर ये टुकड़ा आ गया ऐसे। अब इसको हम इसके मुख को बंद कर दिए, फास्फोरस का टुकड़ा फ्लास्क के अंदर आ गया, ठीक। अब इसको हम पुनः तौल लेंगे, फिर से इसका वेट तौल लेंगे, इसका वेट तौल लेंगे तो दो अलग अलग पदार्थों का वेट, फिर दोनों को एक साथ रखने के बाद तौलने का जो वेट होगा ये तो आपस में इक्वल हो जाएंगे, इक्वल रहेंगे भाई, चाहे इनका प्लस इनका बराबर हो गया। अब इस फ्लास्क को हम यहां देखो, फास्फोरस मेरा कहाँ है, सॉलिड स्टेट में, ठोस अवस्था में है फास्फोरस। अब हम क्या करेंगे, फास्फोरस के टुकड़े को इसमें रख के नीचे से स्टैंड लगा दिया जाएगा। स्टैंड लगाने के बाद अब इसको हम बर्नर की सहायता से गर्म करेंगे। ये देखो, बर्नर की सहायता से इसको हम हीट करेंगे, ठीक। बर्नर की सहायता से जब आप हीट करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि पूरा फास्फोरस आपका वाष्पित अवस्था में आ जाएगा, और इस फ्लास्क के अंदर केवल वाष्प भरी नजर आएगी। ध्यान दीजिए, फास्फोरस का टुकड़ा वाष्प अवस्था में आ जाएगा, और इस फास्फोरस की वाष्प यहाँ लिख लेंगे, फास्फोरस की वाष्प, फास्फोरस वाष्प अवस्था में आ गया। अब इस फ्लास्क को उतार के आप दोबारा वेट इसका कीजिए, तो आपको ये पता चलेगा कि जो फ्लास्क का भाग था जिसमें फास्फोरस ठोस अवस्था में था, फ्लास्क के अंदर था, वही उतना भाग फास्फोरस गैस अवस्था में है और फ्लास्क के अंदर है। ये दोनों वेट इक्वल आएंगे। मान लीजिएगा यहाँ पर इसका पूरा वेट कितना था, W1 था, और इस अवस्था में इसका W2 है, तो प्रयोग के पश्चात W1 इक्वल टू W2। ये है आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ठीक। हमने क्या कहा, द्रव्यमान को उत्पन्न नहीं कर सकते, ना तो उसको नष्ट कर सकते हैं, बस एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। यहाँ द्रव्यमान हमारी ऊर्जा सॉलिड स्टेट में है, यहाँ ऊर्जा वाष्प वेपर स्टेट में है। एनर्जी खाली चेंज हो गई है, लेकिन उसका वेट चेंज नहीं हुआ है। तो फ्लास्क और फास्फोरस के टुकड़े का मिश्रित भार यहाँ सपोज दैट W1 था, गर्म करने के बाद फास्फोरस की वाष्प बन गई। इस समय फास्फोरस की वाष्प का भार और फ्लास्क का भार पूरा मिलाकर W2 है, तो W1 इक्वल टू W2, ये आपस में बराबर होंगे, इनके वेट में अंतर नहीं आएगा। ये तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम था। ऐसे ही देखो, सेकंड पॉइंट है आपका, सेकंड पॉइंट है आपका स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम। तो इसमें क्या होता है, इसमें यह कहा जाता है कि प्रत्येक
यौगिक में तत्व एक निश्चित अनुपात में मिले होते हैं। ध्यान दीजिए, द्रव्यमान के संरक्षण के नियम में द्रव्यमान का संरक्षण का नियम बहुविकल्प में क्वेश्चन आता है कि इस नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो 1 नंबर का बहुविकल्पीय क्वेश्चन है कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम को किसने दिया, तो आप क्या बताएंगे? एक वैज्ञानिक थे यम्बी लोमोनोसॉव, इन्होंने दिया था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। स्थिर अनुपात के नियम को दिया गया था वैज्ञानिक J.L. प्राउस्ट द्वारा। याद रखिए, बहुविकल्प का क्वेश्चन है, ये छप सकता है 1 नंबर में, इसलिए आप लोग इसको याद रखिएगा। वैज्ञानिक J.L. प्राउस्ट ने स्थिर अनुपात का नियम दिया था और वैज्ञानिक यम्बी लोमोनोसॉव ने द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया था। इसको याद रखिएगा। अब स्थिर अनुपात के नियम में हमने क्या कहा कि प्रत्येक यौगिक में तत्व एक निश्चित भारानुपात में मिले होते हैं। तत्व, यौगिक और मिश्रण वाले चैप्टर में मैंने आपको सिद्ध किया था कि जल एक यौगिक है, ना कि तत्व। तो जल में क्या कहा गया था कि 1:8 के अनुपात में कौन है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये अनुपात सदैव फिक्स एवं स्थिर है। तो इसी नियम को बताया स्थिर अनुपात का नियम। वैज्ञानिक J.L. प्राउस्ट के अनुसार यौगिक में तत्व एक निश्चित भारानुपात में मिले होते हैं। इसी नियम को इन्होंने वाटर मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल लिया, ग्लूकोज का एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल लेकर के सिद्ध करके दिखाया कि किसी भी यौगिक में तत्व एक निश्चित अनुपात में मिले होते हैं, उनका अनुपात सदैव निश्चित एवं स्थिर होता है, इसलिए इसे स्थिर अनुपात का नियम भी कहते हैं। जैसे हमने ग्लूकोज का लिया था C6H12O6, तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 6, 12, 6 और सरल करो 1, 2, 1 इसी अनुपात में है। ये अनुपात इनका ग्लूकोज में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात सदैव निश्चित है, इससे घट बढ़ नहीं सकता। ऐसे यहाँ देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और सरल करो 1:8। यहाँ भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात फिक्स है। तो स्थिर अनुपात के नियम में J.L. प्राउस्ट ने कहा कि किसी भी यौगिक में तत्व एक निश्चित एवं स्थिर अनुपात में मिले होते हैं, इसको स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं। तो ये देखो, अब डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत था, इतना हो गई बात। अब डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में क्या कहा गया था, उसको ध्यान देते हैं। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, डाल्टन ने कहा था कि परमाणु अविभाज्य है, रासायनिक क्रिया में भाग ले सकता है, परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। सेकेंड पॉइंट उन्होंने क्या कहा था कि परमाणु को और अधिक छोटे भागों में हम बांट नहीं सकते। थर्ड पॉइंट उन्होंने कहा किसी यौगिक में परमाणु एक समान गुणधर्म के होते हैं। फोर्थ पॉइंट उन्होंने क्या कहा कि परमाणु एक समान गुणधर्म के पाए जाएंगे यौगिक में, और फिर क्या है कि यौगिक जो निर्मित होगा वो ये आवश्यक नहीं है कि वह अपने अवयवी कंपोनेंट से समानता रखे, यानी कि यौगिक अवयवी कंपोनेंट से अपने डिफरेंट होते हैं, भिन्न होते हैं। ये परमाणु सिद्धांत की परिकल्पना थी इनकी। इसके बाद देखो हम लोग क्या पढ़ेंगे, अणु। अणु क्या होता है? मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल किसे बोलते हैं? परमाणुओं से मिलकर जो बनते हैं उनको अणु कहते हैं। अणु क्या होते हैं? स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं, परंतु रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेते हैं। अणुओं का निर्माण कैसे होता है?
परमाणु से। दो परमाणु आपस में मिलेंगे तो इनसे मिलकर के जो बनेगा उसका नाम क्या रहेगा? अणु। दो परमाणु आपस में मिलेंगे तो उनसे अणु बनेंगे, यानी कि हम परमाणु अणु को दो भागों में, छोटे छोटे भागों में, उनके परमाणुओं में वियोजित कर सकते हैं। तो हमने क्या कहा कि अणु क्या होगा? स्वतंत्र रहेगा। ध्यान दीजिए, स्वतंत्र रहेगा, लेकिन रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेगा। ठीक, अणु स्वतंत्र रहते हैं परंतु रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेते। और परमाणु के विश्लेषण में मैंने क्या बताया था? स्वतंत्र नहीं रहता और रासायनिक क्रिया में भाग लेता है। स्वतंत्र नहीं रहता परंतु रासायनिक क्रिया में भाग लेता है। ये दोनों अंतर है परमाणु और अणु में। तो अणु की बात हम पढ़ रहे हैं तो क्या लिखेंगे? परमाणुओं से मिलकर बनते हैं अणु। अणु स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं परंतु रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेते हैं। ये अणु की बात है। फिर ऐसे ही बात करेंगे आयन की। आयन क्या होता है? आयन किसे कहेंगे? वह स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन त्याग करने या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के फलस्वरूप बनती है, उसे हम आयन कहते हैं। तो आयन अगर इलेक्ट्रॉन त्याग करके बना तो उसको हम बोलेंगे धन आयन, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके बना तो उसको हम बोलेंगे ऋण आयन। ध्यान दो, आयन में मैंने क्या कहा? आयन भी दो टाइप से होंगे। एक होता है पॉजिटिव आयन धन आयन, एक होता है नेगेटिव आयन यानी कि ऋण आयन। तो आयन किसे कहेंगे? वह स्पीशीज जो रासायनिक क्रिया के दौरान या तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है या फिर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है के फलस्वरूप बनी रचना क्या बोली जाएगी? आयन। अब आयन रासायनिक क्रिया में ये कोई स्पीशीज है, इलेक्ट्रॉन का त्याग की तो धन आयन, यही स्पीशीज इलेक्ट्रॉन का ग्रहण की तो ऋण आयन। तो इलेक्ट्रॉन के त्याग करने के फलस्वरूप जो स्पीशीज बनती है उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव आयन, और जो स्पीशीज इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने के फलस्वरूप बनती है उसको हम बोलेंगे निगेटिव आयन। ठीक, तो ये आयन की डेफिनेशन हो गई। परमाणु और अणु और आयन, तीनों बात आप देख लिए। इसके बाद हम आपको मोल कॉन्सेप्ट में परमाणु भार क्या होता है, अणु भार क्या होता है, फिर अणुभार परमाणु भार की सहायता से मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे, मोल संकल्पना पे आधारित कुछ बातें हम आपको बताएंगे। फिर जैसे आपसे न्यूमेरिकल उस पे कराएंगे, किसी पदार्थ की मात्रा दी गई है उसमें कितने मोलों की संख्या होगी, उसमें कितने अणुओं की संख्या होगी, अवगाद्रो संख्या किसे कहते हैं, मूलानुपाती सूत्र कैसे ड्रॉ करते हैं, मूलानुपाती सूत्र कैसे निकालते हैं। फिर आपको हम बताएंगे संयोजकता विनिमय विधि से यौगिक के सूत्रों की गणना किस तरीके से उनका फार्मूला लिखते हैं। तो इस तरीके से इतनी बातें आज की वीडियो में आप ध्यान दीजिए कि मैंने क्या क्या बातें बताई। एक बार मेरे साथ रिवीजन करो, एक बार मेरे साथ पुनः रिवीजन करिए। चलिए फिर से हम रिवीजन कराते हैं। एक बार देखो, इस चैप्टर में मैंने आपको बताया परमाणु क्या होता है इसको बताया। फिर मैंने आपको बताया परमाणु सिद्धांत बताया गया किसका? डाल्टन का परमाणु सिद्धांत बताया गया। एक टॉपिक, दो टॉपिक। इसके बाद हम बताए आपको अणु, फिर इसके बाद बताया गया आयन, फिर इसके बाद बताया गया रासायनिक संयोग के नियम, रासायनिक संयोग के नियम। और इस नियम में हमने कहा था कि दो है, एक बताया गया द्रव्यमान संरक्षण का नियम,
द्रव्यमान संरक्षण का नियम, और दूसरा क्या बताया गया, स्थिर अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, ये दो बातें बताई गई। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम में किसने दिया था, इसको हमने बताया था कि यंगी लोमोनोसाव ने दिया था। और स्थिर अनुपात का नियम कौन दिया था, जे.एल. प्राउस्ट ने दिया था। ये बातें आपने जाना। परमाणु किसे कहते हैं, स्वतंत्र नहीं रहता, परंतु रासायनिक क्रिया में भाग लेता है। ये इसकी बेसिक डिफिनीशन है, छोटी सी। और क्या होते हैं, स्वतंत्र रहते हैं, परंतु रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेते। ठीक। परमाणु सिद्धांत में क्या बताया, परमाणु अत्यंत सूक्ष्मतम कण है, अविभाज्य कण है, उसे हम बहुत छोटे भागों में नहीं बांट सकते हैं। यौगिक में उपस्थित प्रत्येक परमाणु का गुण समान होता है। थर्ड पॉइंट कहा कि यौगिक जरूरी नहीं है कि अपने बेसिक कंपोनेंट से, अपने अवयवी से समानता रखे। ये भी हो सकता है कि अपने अवयवी तत्वों से गुणों में भिन्नता रखे। आयन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण करने के फलस्वरूप बनते हैं। अब ये आयन दो टाइप के, इलेक्ट्रॉन का त्याग करेंगे तो पॉजिटिव आयन, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे तो नेगेटिव आयन। तो इतनी बातें हमने आपको बताई इस वीडियो में। अब आप लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे की कहानी जानेंगे, जिसमें मोल कॉन्सेप्ट है, कैसे हम मूलानुपाती सूत्र निकालते हैं, कैसे हम अनुभार निकालते हैं, ग्राम अनुभार क्या है, मोलर भार क्या है, मोलों की संख्या क्या है, इस तरीके से अवगाद्रो संख्या क्या है, इस तरीके से रिलेटेड जो भी बातें हैं हम आगे नेक्स्ट आपको बताएंगे अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।